तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज वर्क एनर्जी पावर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर वन बाई वन करके इन तीनों टर्म को समझते हैं। पहले ये मैं आपको बता दूं कि वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट लाया क्यों गया। देखो, हमने एनएलएम पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, है ना, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन पढ़ा। उसमें बहुत सारे सवाल किए, कंस्ट्रेंट मोशन किए, है ना। अब क्या होता है, उसमें पूरी मैकेनिक्स इन्वॉल्व है। एफबीडी बनाना पड़ता था, फिर उसको एनालाइज करना पड़ता था, फिर हमें इक्वेशंस लिखनी पड़ती थी, उनको सॉल्व करनी पड़ती थी, तब जाके हमारा आंसर आता था। बड़े सवालों की बात करें तो, है ना। तो वो एक तरीका था जिसमें फोर्सेस इन्वॉल्व थे, यानी वेक्टर क्वांटिटीज इन्वॉल्व थी। फिर वो न्यूटन के समय दी गई थी। उसके बाद आगे आने वाले समय में जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसा कुछ और अल्टरनेटिव मेथड डेवलप करें जिससे हमारे बड़े बड़े सवाल जो हैं वो आसानी से सॉल्व हो पाए, हमें उसमें इक्वेशंस नहीं लिखनी पड़े हमें। और दूसरी चीज, स्केलर को हैंडल करना आसान होता है, तो हम उसको स्केलर फॉर्म में सॉल्व कर पाए। तो कॉन्सेप्ट निकाला गया वर्क एनर्जी पावर। यानी कि आप ये समझें कि जो वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट है, वो बड़े सवालों को आसानी से सॉल्व करने के लिए, स्केलर फॉर्म में सॉल्व करने के लिए हमने कॉन्सेप्ट डेवलप किया हुआ है। तो वहां पे हम बहुत सारी इक्वेशन से, उनको सॉल्व करने से और डायरेक्शन वगैरह देखने से बच जाते हैं। फोर्सेस उसमें, इसमें भी फोर्सेस आएंगे, इन्वॉल्व होंगे, लेकिन हम ऐसी क्वांटिटी बना रहे हैं वर्क, जो फोर्सेस और डिस्प्लेसमेंट होने के बावजूद जो है वो स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। अब उसकी डेफिनेशन वगैरह सब बताएंगे तो आपको फिर क्लियरली समझ में आएगा। तो आप ऐसा समझो कि बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट है, एनएलएम के अलावा एक नया कॉन्सेप्ट है, वो हम सीख रहे हैं, जिसको हैंडल करना ज्यादा आसान होता है ना। इसमें इक्वेशंस लिखना ज्यादा आसान होती है, जो है वर्क एनर्जी पावर, है ना। तो आप ऐसा समझो ये एक कॉन्सेप्ट है, या फिर ऐसा तरीका है, ऐसी क्वांटिटीज हमने डेवलप की हैं जिससे कई बड़े बड़े सवालों को हम, आप देखना विद इन वन टू लाइंस में, जिसको वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, वो एक एक दो दो लाइन में बहुत बड़े बड़े सवालों को बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। बस आपको लेकिन वो चीजें समझ में आनी चाहिए, वो चीजें फील होनी चाहिए, तब आप ऐसा कर पाओगे। नहीं तो अगर आप समझ ही नहीं पाओगे तो फिर वर्क एनर्जी पावर पढ़ने का कोई फायदा नहीं। फिर ये आपको अननेसेसरी कंफ्यूज ही करेगा, आपकी मदद नहीं करेगा। इसलिए इसको ऐसा समझ के पढ़िए कि एक नया तरीका हम सीखने जा रहे हैं, उन्हीं पुराने सवालों को जो हमने एनएलएम में पढ़े हुए हैं, बट उनको कई गुना आसान तरीके से सॉल्व करने में, है ना। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट ही समझते हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया कि वर्क एनर्जी पावर क्या है। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, जो वर्क का मतलब यहाँ है, वो आपकी जो डेफिनेशन है रियल लाइफ से, उससे मत जोड़िए। वर्क का मतलब यहाँ पे आपके डेली लाइफ में जो आप वर्क वर्ड यूज करते हो, इंग्लिश डिक्शनरी में जो वर्क का वर्ड का मीनिंग दिया है, वो मीनिंग नहीं है यहाँ फिजिक्स में। वर्क का मतलब यहाँ पे वो कभी भी नहीं है। जैसे यहाँ पे आप फिजिकल एक्टिविटी करो या मेंटल एक्टिविटी करो, तो आपको ये बोलते हैं कि आप काम कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे वो नहीं है। वर्क का यहाँ पे मतलब है कि जब किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा और उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, तो हम कहेंगे वर्क। अच्छा, फोर्स लगे और डिस्प्लेसमेंट हो तो भी हमेशा वर्क हो, ये जरूरी नहीं है फिजिक्स में। फिजिक्स में वहां पे वर्क हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अभी हम कंडीशंस देखेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। तो पहले तो ये मन से, अपने मन से बिल्कुल निकाल दें। कई बार बच्चे ऐसा सोचने बैठ जाते हैं कि यार जो हम फिजिक्स में वर्क पढ़ रहे हैं, वो तो हमारी डेफिनेशन डिक्शनरी में कुछ और दी है, रियल लाइफ में तो हम कुछ और यूज करते हैं। तो इनको एक जैसा मानना ही नहीं है। फिजिक्स का वर्क इंटायरली डिफरेंट क्वांटिटी है। वो तो फिजिकल क्वांटिटी है, उसको अलग ही डिफाइन किया गया है। उसके डेफिनेशन से हमें समझना है ना। उसको रियल लाइफ से हमें जोड़ना नहीं है। नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे जीवन भर, वर्क को समझ ही नहीं पाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, वर्क, फिजिक्स में वर्क वो होता है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगता है और उस बॉडी पे डिस्प्लेसमेंट होता है। तो एक फॉर्मूला दिया गया है जिसके अनुसार हम उस बॉडी का वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं, उस फोर्स का वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। और उस फोर्स का जब हम वर्क कैलकुलेट करते हैं तो उससे देखेंगे कि हम बहुत सारी इक्वेशन से बच जाते हैं, चीजों को और आसानी से सॉल्व करना चालू कर देते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहली फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, तो हम वर्क से ही स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। देखिए बच्चों, जो फिजिक्स में क्या डेफिनेशन है इस वर्क की, उसको समझते हैं ना। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, रियल लाइफ में जो हम वर्क का वर्ड यूज करते हैं, वो फिजिक्स में अप्लाई नहीं करना। नहीं तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे आप कि हमने वर्क और कुछ पढ़ा है, सर कुछ और पढ़ा रहे हैं। ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। फिजिक्स में वर्क की डेफिनेशन अलग है बिल्कुल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोर्स लगने के बाद डिस्प्लेसमेंट होगा,
आपकी मेहनत लगेगी, आपने काम किया है रियल लाइफ के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे वर्क हो ये जरूरी नहीं है। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ, बहुत सारी सिचुएशन में मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास m है, इसमें आपने फोर्स लगाया और इस ब्लॉक का ऐसे हॉरिजॉन्टल में डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो आपने फोर्स जहां लगाया उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ और है। मान लो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल जो है बच्चों वो थीटा है। तो वर्क जो डिफाइन किया गया हमारे फिजिक्स में, वो डिफाइन किया गया है कि वर्क इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये डेफिनेशन है फोर्स वर्क की। वर्क की डेफिनेशन फिजिक्स में दी गई है, वर्क डन इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, where theta is the angle is the angle between force applied, force and डिस्प्लेसमेंट। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है और जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उनके बीच का जो एंगल है वो आपका थीटा एंगल है ना बच्चों। अच्छा, ये तब आप अप्लाई करोगे जब आपका फोर्स कांस्टेंट है, मतलब ये जो फॉर्मूला लिख रहे हो आप एफ एस कॉस थीटा, ये तब अप्लाई करना है जब फोर्स इज कांस्टेंट। वेरिएबल फोर्स में नहीं अप्लाई करना है ये फॉर्मूला, है ना, ये कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला है। और यहाँ पे एफ का मतलब फोर्स और एस का मतलब जो है वो डिस्प्लेसमेंट है ना। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो बच्चों जो वर्क है, वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी, देखो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, और कॉस थीटा तो यूनिट लेस होता है, मतलब रेडियन बोलते हैं लेकिन यूनिट वो क्या बोलते हैं, डायमेंशन लेस होता है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक न्यूमेरिकल डाटा आएगा तो उसकी कोई यूनिट नहीं है, तो वर्क की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। लेकिन जैसे कि हम कई बार यूनिट्स को साइंटिस्ट के नाम पे रखते हैं, तो वर्क की यूनिट को भी न्यूटन मीटर नहीं कहा गया, वर्क की यूनिट को कहा जाता है जूल। याद रखेंगे, मतलब ये भी एक साइंटिस्ट को श्रद्धांजलि दी गई है। तो वर्क की यूनिट को शॉर्ट में जूल कहा जाता है और कैपिटल जे से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इसकी एसआई यूनिट हो गई। और यहाँ पे देखो तो न्यूटन मीटर, और इसकी एक यूनिट कभी कभी किताबों में ऐसे मिलेगी, न्यूटन को आप लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास इंटू एक्सलेशन, और मीटर है ही तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, है ना। तो ये हो जाएगा आपका केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे भी लिखा जाता है वर्क की यूनिट, है ना। तो ये तीनों बात एक ही है, ये तीनों जो मैंने यूनिट लिखी है इनको एसआई सिस्टम में लिखा जाता है। तो ये एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट। और जो एसआई यूनिट है और इसकी जो सीजीएस यूनिट है वर्क की, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क, उसको बोला जाता है अर्ग, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। तो उसको कहा जाता है, न्यूटन की जगह डाइन सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर की जगह सेंटीमीटर हो जाएगा सीजीएस में, ये सब आप जानते हो। या फिर इसी को शॉर्ट में जैसे वहां जूल बोलते थे यहाँ पे अर्ग बोलते हैं। और ये सब कन्वर्जन फैक्टर आप पहले पढ़ चुके हो यूनिट एंड डायमेंशन में, है ना। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ बच्चों अर्ग, है ना। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पहले से पता है, बस यहाँ पे मैं एक बार लिख देता हूँ। और आपको वर्क की डायमेंशंस भी पता है बच्चों, डायमेंशंस भी मैंने आपको निकलवाई थी वर्क की। तो डायमेंशंस ऑफ वर्क जो है वो कितना हो जाएगा बच्चों, ml2t-2, है ना, याद रखेंगे। तो ये इसका डायमेंशन है। तो किसी भी सिस्टम में आप चले जाओ, डायमेंशंस चेंज नहीं होती हैं, ये भी आपको पढ़ाया गया है यूनिट एंड डायमेंशन वाले चैप्टर में, ठीक है। तो ये वर्क की बेसिक डेफिनेशन है जो हमने फिजिक्स में बनाई हुई है, ठीक। और इसी के हिसाब से आगे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कांस्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है बच्चों। जैसे मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, पार्टिकल में आपने फोर्स लगाया भाई एफ, और ये फोर्स जो है अब वो वेरिएबल है, अब ये कांस्टेंट फोर्स नहीं है। तो सोचो क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है और ये बच्चों थीटा एंगल, दोनों के बीच में डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में एंगल थीटा, और ये चेंज हो रहा है, वेरिएबल है फोर्स। तो आप फिर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लोगे बच्चों, डीएस। इतना छोटा डिस्प्लेसमेंट है कि फोर्स की वैल्यू लगभग आप कांस्टेंट मान सकते हो। तो इस छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क होगा वो छोटा सा वर्क डी डब्ल्यू होगा, जिसको आप लिखोगे एफ डी एस, एफ डी एस, है ना बच्चों, एफ डी एस कॉस थीटा। तो आप दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो आपको टोटल वर्क डन मिलेगा। तो ये जीरो से जितना भी डिस्प्लेसमेंट है वहां तक इंटीग्रेट कर दो, तो ये आपको एफ डी एस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क मिल जाएगा।
तो वेरिएबल अगर फोर्स है आपका बच्चों, तो वर्क निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। जबकि आपका फोर्स अगर कांस्टेंट है तो आप सिंपली डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें बच्चों, ये जो है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी और कॉस थीटा उनके बीच का एंगल है। तो ये कैसा बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट है, आप सोचो, मतलब ये वेक्टर क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट है? हमने वेक्टर क्वांटिटीज में दो प्रोडक्ट पढ़े थे, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। तो जब भी दो वेक्टर्स के साथ कॉस थीटा आता था बच्चों, तो वो स्केलर क्वांटिटी देता था। इसलिए वर्क डन जो है फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट वर्क डन स्केलर है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये डॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें कॉस थीटा आ रहा है बच्चों, है ना। तो आप ध्यान से देखो तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि भाई वर्क डन जो है वो, अगर ये एफ एस है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अगर कांस्टेंट फोर्स है एफ डॉट एस, एफ डॉट एस देखें आप, फॉर कांस्टेंट फोर्स, डॉट प्रोडक्ट है ना बच्चों ये तो, है ना, ये बात हमें समझ में आती है। और अगर हमें वेरिएबल फोर्स है तो हम इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस लिखेंगे, फिर उसको एफ डॉट डीएस। तो ये आपका इस तरीके से, तो ये आपका कौन सा फोर्स हो गया बच्चों? वेरिएबल फोर्स के लिए हो गया। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब प्रोडक्ट होता है और कॉस थीटा आता है तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है, और डॉट प्रोडक्ट में जो रिजल्ट आता है वो स्केलर आता है। इसलिए वर्क डन इज अ स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन कैसी क्वांटिटी होती है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी। और इसलिए तो हम चाहते थे कि फोर्स वेक्टर थी तो हमारे पास ऐसा तरीका हो जिसको हम स्केलर का यूज करके सॉल्व कर पाए, इसलिए वर्क की क्वांटिटी को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। तो वर्क आपको समझ में आ रहा है कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो हम स्केलर्स में डील करने वाले हैं ना। देखते हैं आगे चलकर आपको चीजें और क्लियर होंगी, समझ में आएंगी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट देने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि जो आपका फोर्स है वो वेक्टर फॉर्म में आपको एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस जेड कंपोनेंट के कैप अगर दिया जाए, और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बच्चों यहां पर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है आपका वो मान लो यहाँ पे एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप है। तो आप बहुत आसानी से, अगर ये फोर्स कांस्टेंट है तो आप वर्क डन वैसे निकाल सकते हो भाई। यहाँ पे देखो किस तरीके से निकाल पाओगे आप वर्क डन। तो यहाँ पे आपको एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर करना है, और डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो, तो ये हो जाएगा एफ एक्स इंटू एक्स प्लस एफ वाई इंटू वाई प्लस एफ जेड इंटू जेड। तो इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर आ जाएगा, तो ये आंसर आपको जूल में मिलेगा। और अगर ये वेरिएबल फोर्स है तो फिर वर्क डन निकालने के लिए आपको छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएस निकालना पड़ेगा। तो डीएस आप कर रहे हो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो एक्स का डिफरेंशिएशन डीएक्स आई कैप, वाई का डी वाई जे कैप और जेड का डी जेड के कैप। तो आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स आई कैप लिख सकते हो, डी वाई जे कैप लिख सकते हो और प्लस डी जेड के कैप। तो वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क होगा वो इंटीग्रेशन एफ डॉट डीएस होता है बच्चों। तो यहाँ पे आप इंटीग्रेशन कर लो, यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो ये एफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस एफ वाई इंटू डी वाई प्लस एफ जेड इंटू डी जेड। तो जेड का कंपोनेंट जेड के साथ इंटीग्रेट कर लो, एक्स का कंपोनेंट एक्स के साथ कर लो, वाई का वाई के साथ कर लो, और उनको मर्ज कर लो, दो तीनों का सम कर लो, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा इन जूल, है ना। तो आई होप बच्चों, अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म में भी दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट दिया जाए, फोर्स दिया जाए, तो उसको आप दोनों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो डायरेक्टली डॉट प्रोडक्ट लगा दो, और अगर फोर्स वेरिएबल है तो dx dy और dz के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट कर लो, है ना, डॉट प्रोडक्ट लगा के। तो ds की वैल्यू dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप हो जाती है। तो इसको यहाँ पे पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो आई होप वर्क की डेफिनेशन क्लियर होगा, और दोनों तरीकों से आप वर्क निकाल सकते हो, कांस्टेंट फोर्स के लिए भी और वेरिएबल फोर्स के लिए भी, और उसकी यूनिट डायमेंशंस भी आपको क्लियर होंगी, और ये समझ में आ गया होगा कि वर्क जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम अब कुछ केसेस की बात करते हैं। तो माने कि पहले केस में ऐसा मानते हैं हम लोग, केस नंबर 1, कि जो आपका एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो 0 डिग्री है, अगर यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो वर्क डन क्या होगा बच्चों? तो वर्क डन जो होता है वो तो एफ एस कॉस थीटा होता है, और कॉस थीटा जो है कॉस 0 है, और कॉस 0 जो है वो 1 होता है, तो ये एफ एस होगा। यानी देखो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, वर्क डन कैसा है बच्चों? पॉजिटिव है। वहीं पे अगर हम ये सोचें कि यहाँ पे केस नंबर 2,
तो केस नंबर 2 में अगर मैं बोलूं कि जो थीटा है बच्चों वो कैसा है, 180 डिग्री। थीटा जो है अगर वो 180 डिग्री है तो क्या होगा आप सोचो। थीटा 180 डिग्री का मतलब क्या है कि फोर्स आपका जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर फोर्स 180 डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो वर्क डन की वैल्यू क्या होगी अब आप सोचें। तो एफ एस कॉस 180, तो 180 की वैल्यू होती है बच्चों -1, तो ये माइनस एफ एस हो गया, मतलब जो वर्क डन है वो निगेटिव आ गया। अब देखो वर्क डन जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बट उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब बात ये आती है कि अगर वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है बट वर्क का कोई डायरेक्शन नहीं है, तो वर्क के पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू का क्या सेंस है, उसका मीनिंग क्या है, वो हमें समझ में आना चाहिए। तो एक्चुअली में पॉजिटिव होना, देखो बच्चों वर्क स्केलर क्वांटिटी है ये बात तो सही है, लेकिन वर्क जिन क्वांटिटी से मिलके बना है वो तो वेक्टर क्वांटिटीज है ना, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब आपकी एक वर्क की वैल्यू दी जाए 20 जूल, तो आपको 20 जूल वर्क देखकर उसका मैग्नीट्यूड देखकर आपको क्या समझ में आएगा कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के बारे में आप कोई आइडिया लगा पाओगे क्या, नहीं बेटा। मैग्नीट्यूड देख के आप फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बारे में नहीं बता पाओगे। वर्क का पॉजिटिव होना, पॉजिटिव वैल्यू होना ये बताता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में। और वर्क का नेगेटिव होना हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। इस बात को समझे, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है फिर भी वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज एक्वायर कर सकती है, तो उसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने का सिग्निफिकेंस क्या है। उसके पॉजिटिव होने का सिग्निफिकेंस ये है कि ये पॉजिटिव होने का मतलब हमें ये पता चल जाता है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स जो है वो सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, और नेगेटिव वैल्यू से, उसकी नेगेटिव वैल्यू से हमें यह पता चल जाता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। यानी वर्क स्केलर है बट उसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइन से हमें यह पता चलता है कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे नेचर के हैं, है ना। क्योंकि अगर आपको सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड बता दूं तो फिर आप कुछ भी नहीं कमेंट कर पाओगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बारे में, लेकिन वर्क का साइन देखकर आप बता सकते हो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शंस में क्या रिलेशन है ना, कि वो सेम डायरेक्शन में कि वो अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये बात आप ध्यान देना। अगर हम और बात करें तो थर्ड केस में मैं आपसे बोलूं कि अगर वर्क जो है बच्चों, वर्क जो है अगर वो जो थीटा है केस नंबर थर्ड में, अगर थीटा है वो एक्यूट एंगल हो जाए बच्चों। एक्यूट एंगल का मतलब लेस देन 90 डिग्री, ये तो आपको पता है। यानी कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो रहा है तो फोर्स ऐसे लग रहा होगा एक्यूट एंगल में, थीटा इज लेस देन 90। तो अब आप बोलोगे सर कि अगर लेस देन 90 है तो कॉस थीटा की वैल्यू लेस देन 90 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों क्या होती है, पॉजिटिव। तो वर्क डन जो है वो अभी भी पॉजिटिव आएगा, अभी भी पॉजिटिव आएगा अगर आपका एक्यूट एंगल है। तो आप बोलोगे सर पॉजिटिव का तो मतलब ये था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में, यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन तो अलग अलग है। नहीं बेटा, इसको ऐसे समझो कि अगर आप फोर्स का कंपोनेंट करते हो, देखो यहाँ पे फोर्स का अगर आप कंपोनेंट करोगे तो इसका कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। यानी वर्क डन का पॉजिटिव होना या तो उस केस में होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे, या फिर तब होगा जब फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होंगे। तो या तो वो कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में, या तो फोर्स खुद डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, तब दोनों ही केसेस में जो वर्क डन है वो पॉजिटिव आता है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि जो थीटा है बच्चों अगर वो ऑब्ट्यूज है, केस नंबर थ्री जो ऑब्ट्यूज एंगल है बच्चों, यहां पर अगर आप देखें तो थीटा इज ग्रेटर देन मतलब थीटा इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है बच्चों, ग्रेटर देन 90 डिग्री। ऑब्ट्यूज का मतलब होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, तो ये एंगल थीटा है जो ऑब्ट्यूज एंगल है। अगर मैं बोलूं कि ये एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, इसको फाई मान लें अगर हम, तो फोर्स का आप कंपोनेंट करो आप, तो अगर आप फोर्स का कंपोनेंट करते हो बच्चों तो फोर्स का कंपोनेंट देखो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये cos फाई, और अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से 180 के बीच में cos की जो वैल्यू होती है बच्चों वो नेगेटिव होती है, ये आपको पता है। तो यहाँ पे वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा। यानी वर्क डन का नेगेटिव होना ये बताता है कि फोर्स या डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में, या फिर फोर्स का कंपोनेंट और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन या तो कंपोनेंट या तो फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में पक्का है,
तभी वर्क डन जो है वो नेगेटिव है। तो हमें डायरेक्शंस का आइडिया मिल जाता है। और पॉजिटिव वर्क डन ये बताता है कि फोर्स का कंपोनेंट या खुद फोर्स वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, तो वो क्या होगा बच्चों, वर्क डन जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो हमें डायरेक्शन का आइडिया लग जाता है वर्क की वैल्यू देखकर, पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू देखकर, है ना। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर होगा। अगर हम केस नंबर 5 में देखें बच्चों, तो अब मान लीजिए कि दोनों के बीच में, वर्क और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री हो जाए। तो ये 90 डिग्री एंगल होने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट ऐसा है तो फोर्स ऐसा है। तो यहां पर आप ध्यान से देखें 90 डिग्री है तो आप वर्क देखते हो एफ एस कॉस थीटा। तो cos 90 की वैल्यू बच्चों 0 होता है, तो वर्क डन 0 भी हो सकता है। देखो आप, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, बट देखो बच्चों उनके बीच में एंगल 90, इस वजह से वर्क डन क्या है, 0। इसलिए मैं बोला था इसको रियल लाइफ से रिलेट नहीं करना, नहीं तो गड़बड़ होगी। जैसे एक कूली है बच्चों, कूली, तो कूली अपने सर पे सामान रखता है। जब आप इस रेलवे स्टेशन पे होते हो तो कूली से बोलते हो ना, मतलब ले जाने के लिए सामान, तो वो अपने सर पे रख लेता है इस तरीके से। तो वो चलता आगे की तरफ है, जबकि वो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ऊपर की तरफ लगेज को, क्योंकि एमजी को बैलेंस करना है, तो लगेज के ऊपर वो ऊपर फोर्स लगा रहा है उसको बैलेंस करने के लिए, लेकिन वो चलता आगे की तरफ है। तो एक्चुअली में रियल लाइफ में ये बहुत मेहनती है कूली, लेकिन फिजिक्स के केस में, फिजिक्स के लिए निकम्मा है, ये कुछ नहीं करता, क्योंकि फिजिक्स में तो इसका वर्क कितना है बच्चों, 0। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि उसको रियल लाइफ से मत जोड़ो। फिजिक्स का वर्क अलग है, रियल लाइफ का वर्क अलग है। तो वहां अगर आपने कॉम्बिनेशन करने की कोशिश की तो भाई सब गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, वर्क और कहां 0 हो सकता है, सोचो एक वॉल है, इस वॉल पर आप फोर्स लगा रहे हो, यहां से आप धक्का दे रहे हो अपने हाथों से, फोर्स लगा रहे हो, बट वॉल का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। अगर वॉल का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो भी वर्क डन क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया, भले ही आप फोर्स लगाते रहो। या फिर फोर्स 0 हो तो भी तो वर्क 0 होगा। जब फोर्स ही नहीं लगेगा तो डिस्प्लेसमेंट होने का मतलब नहीं, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ कोई कार चल रही है बच्चों v के साथ, तो इस पे फोर्स 0 है, तो इसमें कोई वर्क हुआ ही नहीं है इसका मतलब। तो वर्क डन भी 0 है, भले ही उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, बट फोर्स नहीं लगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट तो है बट फोर्स नहीं है, तो भी वर्क डन 0 है। तो वर्क डन 0 होने की 3 कंडीशन है, या तो फोर्स भी लगे और डिस्प्लेसमेंट भी हो, बट वो दोनों 90 डिग्री पे हो, तो फिर वर्क डन 0 होता है। या डिस्प्लेसमेंट ही ना हो, आप फोर्स कितना भी लगा लो तो भी वर्क डन 0 होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो बट फोर्स ही ना लगा हो तो भी वर्क डन 0 होता है। तो 3 केसेस में वर्क डन 0 हो सकता है। तो यहाँ पे देखो वर्क डन की एक और खासियत कि वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और 0 भी हो सकती है। पॉजिटिव ये बताता है कि जो फोर्स है या कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो सेम डायरेक्शन में है डिस्प्लेसमेंट के साथ, या फिर आपका जो फोर्स है या उसका कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वर्क डन नेगेटिव आता है। और अगर 90 डिग्री पे है तो वर्क डन 0 होता है, या तो फिर फोर्स ना लगे या फिर डिस्प्लेसमेंट ना हो तो भी वर्क डन 0 होता है। इसमें एक और चीज है जो बच्चों हमें समझना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं अब आपको आगे बता रहा हूं, और आगे चलकर ये रोटेशनल मोशन में बड़ा काम आएगा, इसको समझें। आपको जब मैंने एनएलएम चालू किया था तो मैंने बताया था कि वहां पे 3 चीजें फोर्स की बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी की 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। हालांकि हम बोलते हैं कि सर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में हमें समझना चाहिए, बट उसमें एक चीज और होती है जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो कई जगहों पर अभी तक जरूरत नहीं पड़ी थी इसलिए उसके बारे में चर्चा नहीं की, लेकिन आगे आने वाले समय में उसकी जरूरत पड़ेगी। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन उसको समझना जरूरी है। जैसे यहाँ पे एक केस में आपसे बोलूं कि मान लीजिए एक दीवार है, दीवार में आपने ऐसे बैलून लगाया हुआ है, बैलून बैलून है ना, तो यहाँ पे इस तरीके से बैलून को आपने फुला दिया है और दीवार से अटैच कर दिया है। अब बैलून पर आप ऐसे उंगली लगाकर फोर्स लगा रहे हो, आप मान लो ये फोर्स लगाया आपने, तो वर्क डन क्या होगा। तो बच्चे आंसर करते हैं कि सर बैलून तो दीवार से अटैच है तो बैलून का तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। मैंने कहा बिल्कुल सही है, जब बैलून का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ तो वर्क डन तो 0 होना चाहिए। बट दिस आंसर इज रॉन्ग, ये गलत है, ये सही नहीं है इस केस में। क्योंकि आप खुद सोचो, जहां पे आपने एप्लीकेशन किया है फोर्स का, जहां पे आपने उंगली लगाकर बैलून को दबाया है, वहां पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ना बच्चों। क्योंकि आप देखो बैलून अंदर की तरफ शिफ्ट कर जाता है जिस पॉइंट पर आपने उस पर फोर्स लगाया, ये आपने देखा होगा। तो अगर उस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो उस पॉइंट पे तो वर्क डन हुआ है ना।
अभी तक हम जितनी बॉडीज पे फोर्स लगा रहे थे वो रिजिड बॉडीज थी, मतलब वो उसमें इस तरीके से जो है क्या नहीं आता बच्चों, किसी पॉइंट मतलब उसको ऐसे दबा नहीं सकते आप, तो पूरी की पूरी बॉडी खिसक जाती है, इसलिए आप डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी देखते हो। लेकिन एक्चुअली में यहाँ पे जो एस है इस फॉर्मूले में, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। जिस पॉइंट पे फोर्स लगा है वो पॉइंट डिस्प्लेस हुआ है कि नहीं हुआ है, उस बात पे निर्भर करता है कि आपका फोर्स वर्क करेगा कि नहीं करेगा। हमें बॉडी के डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर मैं और रिफाइंड डेफिनेशन की बात करूं, तो जो आप वर्क डन पढ़ते हो एफ एस कॉस थीटा या एफ डी एस कॉस थीटा, उसमें जो एस या डी एस है, तो बच्चों ये डिस्प्लेसमेंट है, बॉडी का नहीं। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होगा, वर्क डन की वैल्यू है भाई, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो किसका है, तो एफ एस कॉस थीटा लगेगा यहाँ पर, थीटा भले जीरो हो यहाँ पर। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको और रिफाइंड डेफिनेशन इसकी बता रहा हूं, अगर बहुत अच्छी किताबें आप उठा के पढ़ेंगे तो ये डेफिनेशन आपको लिखी हुई मिलेगी। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट नहीं है वर्क में, वो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का। तो भले ही बॉडी डिस्प्लेस ना हो, लेकिन अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन डिस्प्लेस होगा तो वर्क होगा, फिर वो फोर्स वर्क करेगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स थे वर्क को लेकर। तो आपको फॉर्मूला 9th से ही पता है वर्क का, लेकिन अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा डिटेल्ड में कि एक्चुअली वर्क कैसी क्वांटिटी है, हमने कैसे डिफाइन किया हुआ इसको। तो ये सारी चीजें आपको बहुत क्लियर कट समझ में आनी चाहिए, तभी आप वर्क के सवाल कर पाओगे, नहीं तो वर्क नहीं सीख पाओगे आप, है ना। तो इसको जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, जो अभी हमने समझा है उसको 2-3 पॉइंट्स में यहाँ पे लिख लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले तो वर्क की डेफिनेशन लिख लो। तो आप लिखेंगे इन फिजिक्स work is defined as the product of force comma displacement and the cosine of angle between them, है ना। बाकी फॉर्मूले वगैरह तो हम लिख ही चुके हैं, तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत है नहीं। फिर मैंने आपको बताया था कि वर्क जो है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो ये स्केलर क्वांटिटी है बच्चों, याद रखेंगे। स्केलर क्वांटिटी होने के बावजूद इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है बच्चों, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्क कैन बी पॉजिटिव कॉमा नेगेटिव और जीरो। तो कोई भी कंडीशन हो सकती है, मैंने कंडीशंस आपको सारी बता दी हैं कि किस कंडीशन पे जीरो होती है, किस पे पॉजिटिव होती है, किस में नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे वर्क डन का पॉजिटिव होना क्या बताता है बच्चों, if work is positive then force or component of force is in the same direction of डिस्प्लेसमेंट, है ना। ये वर्क का पॉजिटिव होना हमें बताता है, ये इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है। और अगर हम बोलें कि वर्क इज नेगेटिव, देन फोर्स और component force is in the opposite direction of displacement। तो आई होप बच्चों ये सारे पॉइंट जो हैं आपको क्लियर हैं। बाकी मैं ऐसा यूनिट पहले ही लिखा चुका हूँ, डायमेंशंस वगैरह आपको पहले ही लिखा चुका हूँ, है ना। तो वहां पे यहाँ पे उसको लिखने की जरूरत है नहीं। तो ये वर्क के बारे में था बच्चों। तो इस वर्क के कॉन्सेप्ट को अच्छे से आपने समझा होगा।
अब इसके बाद हम इस पे बेस्ड अब न्यूमेरिकल्स करते हैं, क्योंकि बेसिकली न्यूमेरिकल्स ही आना है तो वो परफॉर्म करना आना चाहिए। तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि एक 2 kg का ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, इनिशियल रफ्तार 0 है, मतलब रेस्ट पर है, उस समय फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का 37 डिग्री पर और 10 न्यूटन का 53 डिग्री पर। 2 kg है तो ये ब्लॉक, ऑब्वियस सी बात है कि इन फोर्सेस की वजह से आगे डिस्प्लेसमेंट होगा। तो नेट फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसके कारण क्या वर्क डन होगा ये निकालना है 5 सेकंड में। तो फाइंड द वर्क डन बाय नेट फोर्स ऑन ब्लॉक इन 5 सेकंड, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है, अपन जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों फोर्सेस के कंपोनेंट कर लो। तो ये फोर्स का कंपोनेंट होगा 20 cos 37, 20 cos 37 मतलब ये 16 न्यूटन, और ये होगा 20 sin 37 मतलब 12 न्यूटन। फिर 10 का ये कंपोनेंट, तो 10 cos 53 तो ये हो जाएगा बच्चों 6 न्यूटन, और ये ऊपर वाला 10 sin 53 तो ये हो जाएगा 8 न्यूटन। अच्छा, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है और नीचे की तरफ 20 लग रहा है, लेकिन ये वर्टिकल फोर्सेस के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, क्योंकि ये वर्टिकल फोर्सेस जो है बच्चों वो तो डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होंगे, क्योंकि बॉडी जो है वो वर्टिकली मूव नहीं कर रही, हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है। तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है बच्चों, तो ये वर्टिकल जो फोर्सेस हैं इनकी वजह से डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर है ये फोर्सेस, तो इनकी वजह से वर्क डन जो है वो 0 होगा। तो कौन सा कंपोनेंट है फोर्स का जिसके कारण वर्क डन होगा? जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल जो नेट फोर्स है उसके कारण जो वर्क डन होगा वही हमें निकालना है। तो हम उसको निकालते हैं बच्चों। अब आप ध्यान से देखें तो इस बॉडी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स है, अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशन करें तो ये 2 kg है, 2 kg पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये 16 + 6 तो टोटल 22 न्यूटन है। मतलब ये आगे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। अब ये फोर्स कैसा है बच्चों? तो ये जो है ये कांस्टेंट फोर्स है ना? तो ये कांस्टेंट फोर्स है 22 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन जो आएगा वो भी कांस्टेंट आएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन डिवाइड बाय मास ऑफ द बॉडी, तो ये आ जाएगा 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 5 सेकंड में ये देख लो ना डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, तो हम ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे फोर्स वर्क का फॉर्मूला। तो डिस्प्लेसमेंट हम देखें तो क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकते हो ut + हाफ at स्क्वायर। टाइम तो दिया ही हुआ है, बट u 0 है तो आप डायरेक्टली यूज करते हो हाफ at स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा हाफ a की वैल्यू 11 × t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर, है ना बच्चों? तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? तो ये आ जाएगा 25, है ना? तो ये हो जाएगा 25 × 11 डिवाइड बाई 2, है ना? अभी इतना लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब वर्क डन कितना लिखेंगे बच्चों? तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है कितना स्टूडेंट्स? आपका फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, लेकिन मैंने हॉरिजॉन्टल वाला देखा है और डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन हो रहा है, तो ये नेट फोर्स के बीच में, हॉरिजॉन्टल फोर्स के बीच में और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 0 है। तो बच्चों यहाँ पे एंगल 0 लिख लो, तो एफ एस कॉस 0, तो एफ एस कॉस 0 जो है वो 1 होता है। तो एफ एस बचा, तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स है 22 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाई आपका बच्चों 25 डिस्प्लेसमेंट इंटू 11/2, तो ये 2 से ये कैंसिल। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करोगे तो 11 × 11 121 इंटू 25, तो ये जूल में आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वो लिख लेना 121 इंटू 25 और आंसर आपका आ जाएगा जूल। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे जाए तो सिंपल सिंपल सवाल आप कर सकते हो। अब देखिए बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना कि वर्क डन जैसे नेट फोर्स के लिए ना पूछा जाए, आपसे बोला जाए कि वर्क डन बाई नॉर्मल बताओ, तो वर्क डन नॉर्मल का बच्चों यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि नॉर्मल जो ब्लॉक पर है वो ऊपर लग रहा है और ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हो रहा है, तो ये 90 डिग्री है। तो आपको वर्क डन उस फोर्स का निकालना है जो फोर्स के बारे में पूछा गया है। आपको अगर नॉर्मल के बारे में पूछा गया तो सिर्फ नॉर्मल को देखो, बाकी सबको भूल जाओ। जैसे यहाँ पे वर्क डन बाई mg फोर्स पूछा जाए, तो mg फोर्स जो है वो नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट राइट की तरफ हो रहा है, तो ये भी 90 डिग्री पे, तो mg फोर्स का ही वर्क डन यहाँ 0 है। तो आपको याद रखना है कि वर्क डन जो होता है वो फोर्स स्पेसिफिक होता है, जिस फोर्स के लिए पूछा जाता है उसी फोर्स के लिए निकालना है। किसी भी फोर्स के लिए कि आपसे नॉर्मल का पूछा और आपने नेट फोर्स का वर्क डन निकाल दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, है ना? अगर सोचो कि मैं इस 20 न्यूटन के कारण पूछता कि वर्क डन बाई 20 न्यूटन कितना है, तो फिर इसका वर्क डन अलग होता,
भाई इसका डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड में तो यही होता 11, बट 20 न्यूटन का 12 जो कंपोनेंट है वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कराता। कौन सा 12 जो है वो फोर्स नहीं लगाता, वर्क डन नहीं कराता, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। 16 वाला कराता। तो फिर आपको आंसर लिखना पड़ता 16 इंटू 11, सॉरी डिस्प्लेसमेंट लिखना पड़ता 11 इंटू 25/2, है ना। तो इस तरीके से तो आपको ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि किसका वर्क डन पूछा है वो निकालना है आपको। अपने मन से नेट फोर्स कर कर फिर वर्क डन नहीं निकालना है, नहीं तो फिर गड़बड़ होगी, है ना। तो ऐसी सिचुएशंस में बच्चों फंसना नहीं है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो, जिस फोर्स को स्पेसिफिकली उसने वर्क डन पूछा है उस फोर्स का वर्क डन निकालें आप, है ना। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, तो इसको भी याद रखेंगे। तो देखिए बच्चों, और कैसे सिंपल सवाल पूछे जाते हैं आपसे। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया, बोला गया कि यहाँ पर बच्चों ये स्ट्रिंग लटका दी गई है, वहां से बॉब कर दिया गया और उसको वेलोसिटी दे दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये ऐसे कुछ घूमेगा। मान लो ये घूमा तो यहाँ पे उसने कुछ एंगल बनाया। एंगल कितना बनाया? 37 डिग्री। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ए से बी पॉइंट तक के लिए वर्क डन बाई टेंशन फोर्स निकालो। तो फाइंड द वर्क डन बाई टेंशन फोर्स। तो उसने बोल दिया टेंशन फोर्स, तो नेट फोर्स के लिए नहीं निकालना है आपको, आपको टेंशन फोर्स के लिए निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों टेंशन फोर्स का वर्क डन? तो देखिए यहां पे आप क्या करोगे स्टूडेंट्स कि इस पार्टिकल का मास m ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करोगे कि टेंशन देखोगे, तो टेंशन तो ऐसा है। अच्छा टेंशन है ये आपको पता है कि ये सर्कल में घूमेगा, एक मतलब सर्कुलर आर्क में घूमेगा, और टेंशन हमेशा सेंटर की तरफ लगेगा, जबकि वेलोसिटी जो है वो टेंजेंशियल होती है। तो डिस्प्लेसमेंट भी टेंजेंशियल होगा। तो हर पॉइंट पर टेंशन रेडियल डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा बच्चों, हमेशा 90 डिग्री रहेगा टेंशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। और हमेशा अगर 90 डिग्री होगा तो वर्क डन बाई टेंशन फोर्स कितना होगा भाई? 0। तो यहाँ पे वर्क डन बाई टेंशन 0 है बच्चों, सिंपल आंसर, डायरेक्ट टिक करके आना है। अब इसमें ही बच्चों कंफ्यूज रहते हैं, ऐसा क्यों है, वर्क डन बाई टेंशन क्यों है? क्योंकि बिकॉज द एंगल बिटवीन टेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज 0। वो तो हमेशा इज ऑलवेज 90। एंगल जो है वो हमेशा ही 90 डिग्री है, इज ऑलवेज 90 डिग्री, वो हमेशा ही 90 डिग्री है। तो एफ एस कॉस थीटा, तो टी एस कॉस थीटा जो है कॉस थीटा 90 है, तो वर्क डन कैसा होगा? 0। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर फोर्स है डिस्प्लेसमेंट के, तो हमेशा वर्क डन क्या होता है बच्चों? 0। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी बच्चों समझ में आया होगा। तो देखो स्टूडेंट, अगला जो मैं आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ, हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्वेश्चन आप इस क्वेश्चन को जरूर कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो, बट इससे मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ, वो सीखें जो आगे चलकर बड़े बड़े सवालों में आपके बड़े काम आएगा। तो एक कॉन्सेप्ट समझते हैं बच्चों। देखो मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक है इस इंक्लाइन प्लेन पर, और ये इंक्लाइन प्लेन का प्लेन जो है वो 37 डिग्री है, और इंक्लाइन प्लेन की जो लेंथ है ये 5 मीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आप ध्यान से देखें तो इस ब्लॉक को, मतलब ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, तो इस ब्लॉक पर mg फोर्स लग रहा है, मेरे ख्याल से इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। और हमने इसको ऐसे इंक्लाइंड फोर्स लगाया एक्सटर्नल, और इसको ए से बी खिसका रहे हैं, ए से बी खिसकाया हमने। तो जब पार्टिकल ए से बी खिसका रहे हैं तो फोर्स की वजह से आपको वर्क डन नहीं पूछा उसने, वो ये पूछा है कि फाइंड द वर्क डन बाई mg फोर्स इन मूविंग ब्लॉक फ्रॉम ए टू बी। तो ए से बी जब ब्लॉक जा रहा है तो mg फोर्स के कारण कितना वर्क डन हो रहा है। तो यहां पे नेट फोर्स नहीं करना है, वो स्पेसिफिक पूछ रहा है, mg के कारण पूछ रहा है। तो mg के कारण जो वर्क डन है वो केवल निकालना है जब ब्लॉक ए से बी तक पहुंच गया है। तो आपको पता है कि mg फोर्स कहां लग रहा है बच्चों, निकाल सकते हो बहुत आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो 20 न्यूटन डाउनवर्ड्स, और उसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है बच्चों, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है? तो ये एंगल तो 37 है ही,
और ये डाउनवर्ड लग रहा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये 90 है। मतलब टोटल एंगल जो है बच्चों किसका, फोर्स का डिस्प्लेसमेंट के साथ, वो है ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है। तो वर्क डन बाई एमजी कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव। ये तो हम समझ गए। तो यहाँ पे देखो आप 90 प्लस 37 है जो एंगल है, तो हम यहाँ पे वर्क डन बाई एमजी फोर्स लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखें आप। तो यहाँ पे आप लिखेंगे वर्क डन बाई एमजी फोर्स। तो इसमें आप फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है 20 न्यूटन, तो एफ एस और डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का ए से बी, तो कॉस थीटा आप लगा सकते हो। थीटा इज द एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स विच इज 90 प्लस 37। तो आप यहाँ पे लिखोगे फोर्स 20 डिस्प्लेसमेंट 5 इंटू कॉस 90 प्लस 37 डिग्री। अच्छा, कॉस 90 प्लस 37 जो है वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस जो है वो बच्चों नेगेटिव, कॉस जो है वो नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन 37 आएगा इसका आंसर, है ना। ये मैं एलाइड एंगल्स में ट्रिग्नोमेट्री में आपको बेसिक में ऐसा पढ़ा चुका हूं। तो 20 इंटू 5 इंटू माइनस साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू होती है बच्चों 3/5। तो ये 20 इंटू 500 इंटू माइनस 3/5। तो आप देखो यहाँ पे जब वैल्यू निकालोगे तो ये फिर से 20 हो जाएगा, 5 मतलब यहाँ पे कैंसल, तो ये आपका 20, तो ये माइनस 60 जूल आएगा आंसर। तो दिस इज द वर्क डन बाई एमजी फोर्स, माइनस 60 जूल, माइनस 60 जूल। लेकिन इसी सवाल को सॉल्व करने का एक बड़ा ही आसान तरीका है स्टूडेंट्स, वो मैं आपको बताता हूं। देखें वो तरीका क्या है, उस तरीके को समझो। हमने क्या अभी फॉर्मूला लगाया, वर्क डन इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। अब इसी फॉर्मूले को अगर आप एक अलग नजरिए से देखेंगे तो आपको कुछ चीजें और समझ में आएंगी। यहां पे देखो ये जो है एस कॉस थीटा को जरा एस के साथ लो बच्चों। एस कॉस थीटा जो है उसको जरा, कॉस थीटा को जगह जो जरा है वो आप किसके साथ लें, एस के साथ। तो एफ इंटू एस कॉस थीटा लिखें। इसका क्या मतलब है, इसी फॉर्मूले को देखने का ये तरीका है। इस नजरिए को डेवलप करो बच्चों, आप इस तरीके को डेवलप करो, ये बड़ा काम आता है। देखो मैं आपको समझाता हूं। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका फोर्स है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट है जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो एस कॉस थीटा है। यानी वर्क को लिखने का एक नया तरीका कि फोर्स का मल्टीप्लाई अगर डिस्प्लेसमेंट के उस कंपोनेंट से कर दो जो कंपोनेंट फोर्स के अलोंग है, तो वो भी आपको वर्क डन होगा। मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है उसी डायरेक्शन में आप डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट निकाल लो। जितना डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में हुआ होगा उससे फोर्स का डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे वर्क डन का एक नया फॉर्मूला हम सीख रहे हैं बच्चों, नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं निकालने का, और ये कई बार हेल्प करता है, बहुत आसानी से वर्क निकाल के देता है हमें। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस नजरिए को डेवलप करें। तो हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू एस कॉस थीटा। एस कॉस थीटा को लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। जिस लाइन में फोर्स का एक्शन है उस लाइन के अलोंग डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। उस लाइन के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट निकाल लोगे तो आपका जो बच्चों वर्क डन है वो डायरेक्ट आपका आ जाएगा। कोई टेंशन ही नहीं लेना, आपको कोई कॉस थीटा वगैरह लगाने की जरूरत नहीं। ये फॉर्मूला याद करो, दिस फॉर्मूला इज मोर रिलेवेंट, और ये आसानी से आपको आंसर देता है। अच्छा, अब याद रखें कि भाई नेगेटिव और पॉजिटिव कब होगा, अगर इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है फोर्स के साथ, तो ऑब्वियस सी बात है इनका सेम डायरेक्शन है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है, ये तो हमें पता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट ऐसा होता भाई कि फोर्स ऐसा होता, मान लो डिस्प्लेसमेंट नीचे होता, तो इसका कंपोनेंट फिर ऐसे आता एस कॉस थीटा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होते, अपोजिट डायरेक्शन में होते तो फिर बच्चों कैसा होता, आपका जो फोर्स है वर्क डन है वो नेगेटिव होता। तो आप पहले तो क्या करो कि अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट निकालो, एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक, और फिर ये देख लो कि फोर्स और अगर डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में तो उनका प्रोडक्ट करो नेगेटिव साइन के साथ, और अगर सेम डायरेक्शन में तो उनका प्रोडक्ट करो पॉजिटिव साइन के साथ, तो आपका वन लाइन में आंसर आएगा। देखो इस सवाल में हम ये करके देखते हैं। आप ए से बी गए बच्चों, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स कैसा है बच्चों, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वर्टिकल है, वर्टिकल।
तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा देखना चाहिए, वर्टिकल। तो ए से बी जब आप गए तो वर्टिकल, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ ना बच्चों ए से बी में। और ये डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर इस ट्राइंगल को देखो तो ये 5 है, ये 37 है, तो परपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, हाइपोटेनस इंटू साइन 37। तो साइन 37 की वैल्यू होती है 3/5, तो ये 3 हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में ए से बी में डिस्प्लेसमेंट 3 है, ये हमने निकाल लिया। लेकिन आप खुद सोचो, जब आप ए से बी गए तो डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की तरफ हुआ, जबकि mg जो लगा वो नीचे की तरफ लगा, मतलब दोनों जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब वर्क डन जो है वो नेगेटिव है, वर्क डन नेगेटिव है। लेकिन वर्क डन डायरेक्ट निकालने का तरीका क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एस कॉस थीटा। और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्टली माइनस साइन कर दो आप, है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आप यहां पे लिख सकते हो। तो आप ध्यान से देखो, ये माइनस एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो यहां पे देखो फोर्स की वैल्यू कितनी है बच्चों, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में से नेगेटिव पहले ही डाल दिया मैंने 20, और डिस्प्लेसमेंट कितना है उस वर्टिकल डायरेक्शन लाइन ऑफ एक्शन 3। देखो डायरेक्ट आंसर -60 जूल। तो देखो कितने आसानी से आंसर आ गया एक लाइन में, डायरेक्टली आप सोच के निकाल सकते हो। हालांकि यहां पे आपको ज्यादा अंतर समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन बड़े सवालों में ये अंतर बहुत क्लियरली समझ में आता है। वहां पे इस तरीके से वर्क निकालना बड़ा ही आसान हो जाता है कंपैरेटिवली टू ये तरीका, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये इसलिए मैंने आपको एक नया सोच बताई है। इस तरीके की सोच से आप क्या कर सकते हो, वर्क डन निकाल सकते हो। तो हमेशा याद रखें, फोर्स का मल्टीप्लाई उस डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट से करें जो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, और अगर वो कंपोनेंट फोर्स की डायरेक्शन में आ गया है तो पॉजिटिव वर्क डन होगा, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में आ गया है तो वो नेगेटिव वर्क डन होगा। तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। देखो बच्चों, जो अभी हमने पॉइंट देखा ये कैसे हेल्पफुल होता है। कई सारी सिचुएशंस में वर्क डन निकालना बड़ा टफ होता है, लेकिन जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया, अगर आप उससे निकालोगे तो बड़ा ही आसान लगेगा आपको। देखें कैसे, मान लीजिए कि बच्चों एक बाउल है, इस तरीके से हेमिस्फेरिकल बाउल है, और इसका जो रेडियस है बच्चों वो r है। और मान लीजिए कि यहाँ पे एक ब्लॉक है m मास का, तो नीचे ये पॉइंट A है और आप इस ब्लॉक को ऐसे ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर ले गए इस पे फोर्स लगा लगा के, और ये ऊपर B पॉइंट तक आ गया, है ना, B पॉइंट तक आ गया। तो आपसे ये पूछा गया कि भाई वर्क डन बाई mg फोर्स क्या होगा, ये निकालो। अब यहां पे बच्चों, अगर आप जैसे अभी इंक्लाइन प्लेन पे हमने किया था, वहां दिक्कत नहीं था, वहां पे एंगल कांस्टेंट था। लेकिन यहां पे अगर आप उसके हिसाब से निकालेंगे तो यहां इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। आप देखो कैसे, क्योंकि आप खुद सोचो, mg फोर्स तो नीचे है, फिर इस पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट ये होगा छोटा सा, तो दोनों के बीच में 90 है। फिर जब ये मास ऐसे आएगा तो mg ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, तो इनके बीच का एंगल बदल गया। फिर ये mg ऐसे आएगा तो mg तो नीचे ही लग रहा है, बट डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो गया। फिर mg नीचे आएगा, डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो गया। तो इनके बीच में लगातार थीटा जो है वो वेरी कर रहा है, थीटा वेरीज। तो अगर थीटा वेरीज है तो आपको वर्क डन बाई जो mg फोर्स है वो तो इंटीग्रेशन से करना पड़ेगा, एफ डी एस कॉस थीटा, और फिर रिलेशन निकालना पड़ेगा, कई सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी, जब जाके आपका आंसर आएगा। तो ये बड़ा टफ हो जाएगा इस तरीके से सॉल्व करना। लेकिन जो मैंने कॉन्सेप्ट अभी बताया उसमें देखो, ये वन लाइन में सॉल्यूशन आता है। हमें mg निकालना, तो mg डाउनवर्ड है, तो a से b में आप देखो जो पार्टिकल है वो इन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऊपर की तरफ गया है। तो ऊपर की तरफ उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ये देखो बच्चों r, आप देख रहे हो ना, ए से बी में वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है इन द डायरेक्शन अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो तो आर ही हुआ है ना। तो हम डायरेक्ट वो फॉर्मूला लगाए ना, तो देखो एक लाइन में इसका आंसर, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है। वर्क डन बाई mg फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन फोर्स, जो कि आर है वर्टिकल डायरेक्शन। और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और mg नीचे लग रहा है, इसलिए माइनस mg आर, खत्म आंसर। कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं है, थीटा वेरी कर रहा हो क्या कर रहा हो मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो डायरेक्ट वर्क डन लिखना जानता हूं ना भाई। तो इस तरीके से वर्क डन आप लिख सकते हो। तो ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
या अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, और अगर सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, और ये समझ में आ रहा होगा कि ये कितना काम रिड्यूस कर देता है। इस तरीके से सोचने से वर्क डन निकालना कितना आसान। सोचो, और मैं आपको एग्जांपल देता हूं बच्चों। अभी जब आप आगे जाएंगे तो हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, उसमें वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट लगता है, इसलिए उसको सर्कुलर मोशन में नहीं पढ़ाया गया, उसको वर्क एनर्जी पावर में पढ़ाया जाएगा, है ना। तो वहां देखेंगे तो वहां पे वर्क डन निकालना पड़ता है उसको एनालाइज करने के लिए। तो सोचो ये पेंडुलम है बच्चों, इस पेंडुलम का मास जो है मान लो m है, और ये जो लेंथ है बच्चों ये l है, और लेट सपोज आप a पॉइंट से इस पेंडुलम को यहाँ पे रफ्तार दे दी, तो ये b पॉइंट तक पहुंच गया, b पॉइंट तक, तो वो ऐसे सर्कुलर आर्क में पहुंचेगा भाई, b पॉइंट पे पहुंच गया, ये एंगल थीटा है। अब मैं आपको इस केस में पूछूं कि वर्क डन बाई mg फोर्स कितना होगा। हमने टेंशन का फोर्स निकाला था बच्चों, वो तो 0 था। यहाँ पे मैं वर्क डन बाई mg फोर्स पूछ रहा हूं। तो अब यहाँ पे mg के कारण अगर आप देखेंगे तो mg नीचे लग रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऐसा था, यहाँ mg नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है, यहाँ mg ऐसे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसा है। तो इनके बीच का एंगल तो लगातार चेंज हो रहा है, तो फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। लेकिन जो कॉन्सेप्ट मैंने अभी आपको बताया उससे सोचें आप, भाई ए से बी में जो mg फोर्स है वो नीचे लग रहा है, और ए से बी में जो डिस्प्लेसमेंट है बच्चों वो देखो वो ऊपर की तरफ हुआ है, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, ए से बी ये डिस्प्लेसमेंट है ना, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो सोचो ये टोटल लेंथ एल है, और ये वाली टोटल लेंथ भी एल है, और ये थीटा है, तो ये वाली लेंथ कितनी हुई बच्चों, ये बेस हो गया ना इस राइट एंगल ट्राइंगल का, अगर इसको परपेंडिकुलर देखें तो ये हो जाएगा एल कॉस थीटा, एल कॉस थीटा। तो ये दूरी कितनी बची बच्चों, ए से बी में जो अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो ये टोटल एल है, उसमें से एल कॉस थीटा माइनस कर दो तो ये बच जाएगा। तो ये हो जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा। ये डिस्प्लेसमेंट है ए से बी में अलोंग द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ mg। बट mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ए से बी में उसकी डायरेक्शन में ऊपर हुआ है, तो नेगेटिव आंसर आएगा वर्क डन। तो वर्क डन नेगेटिव लिख लो। तो माइनस mg इंटू डिस्प्लेसमेंट l इन द डायरेक्शन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, और l को कॉमन ले लो तो ये 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। तो देखो कितने आसानी से लिख रहे हो, कोई इंटीग्रेशन नहीं करना। अरे भाई हम वर्क एनर्जी पावर का कॉन्सेप्ट तो इसलिए पढ़ रहे हैं ना कि हम बड़े से बड़ा सवाल जो है वो छोटे में कर पाए। अब वर्क को ही आप निकालने में बड़ा करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो फिर फायदा क्या उसको पढ़ने का, फिर तो आपके पुराने टेक्निक्स ही सही है ना। इसलिए देखो हमने जब इसको देखने का नजरिया बदल दिया तो वही वर्क डन कितने आसानी से निकल रहा है। तो ये जो आपका उसी वर्क डन को निकालने का जो नजरिया है, अगर आप उसको चेंज करोगे तो आप बहुत आसानी से वर्क निकाल सकते हो कई डिफिकल्ट सिचुएशंस में। आगे चलकर क्वेश्चंस हम करेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो आई होप आपको ये जो पॉइंट है ये अब क्लियर होगा, और वो चीजों को कैसे आसान करता है ये भी आपको समझ में आया होगा, है ना। इसलिए वर्क का एफ एस कॉस थीटा की जगह ये फॉर्मूला याद रखें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो नेगेटिव, और सेम डायरेक्शन में तो पॉजिटिव। दैट्स इट। इससे बहुत आसानी से आपके वर्क डन निकल आते हैं। अब देखिए बच्चों, इस तरीके से आपको वेक्टर फॉर्म में भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, उनको भी सॉल्व करना आना चाहिए हमें। तो एक मैं सैंपल प्रॉब्लम ले लेता हूं, हालांकि मैं कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। तो यहाँ पे देखो फोर्स वेक्टर दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, है ना। और आपसे ये बोला गया है कि फाइंड वर्क डन बाई फोर्स, इस फोर्स के कारण वर्क डन निकालना है फ्रॉम पॉइंट ए 1,1,1 टू पॉइंट बी, और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 2,3, बच्चों 4। तो आपको फोर्स दिया गया है, आपको क्या दिया गया बच्चों, 2 पॉइंट दिए, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट। तो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ए से बी के बीच में, और फोर्स ये लग रहा है। तो आपको वर्क डन पूछा है। देखो फोर्स जो है आपको देख के समझ में आ रहा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये कांस्टेंट फोर्स है। और अगर कांस्टेंट फोर्स है तो कांस्टेंट फोर्स के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करने का तरीका सबसे बढ़िया है। फॉर कांस्टेंट फोर्स यू कैन सॉल्व वर्क डन लाइक एफ वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। लेकिन हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ेगा। इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है। तो बच्चों जब भी 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट देते हैं और 2 पॉइंट्स के बीच में हमें वेक्टर निकालना होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए बी वेक्टर। तो आपको पता है हेड के कोऑर्डिनेट माइनस
टेल के कोऑर्डिनेट करते हैं ना, हेड का पोजीशन वेक्टर माइनस टेल का। तो ये तो हमने वेक्टर में सीखा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 - 1 इंटू आई कैप प्लस 3 - 1 इंटू जे कैप प्लस, भाई ऐसे ही करते ना, x2 - x1 आई कैप, y2 - y1 जे कैप और 4 - 1 के कैप। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू आ जाएगी कितनी बच्चों, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। अब फोर्स वेक्टर आपको दिया ही हुआ है तो वर्क डन निकालना कौन सी बड़ी बात है, डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट तो आता ही है आपको, है ना। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों आपका 2 × 1 तो 2 प्लस 3 × 2 तो 6 प्लस 1 × 3 तो 3, तो ये हो गया 9 + 2 तो ये हो गया 11। तो वर्क डन आया इस क्वेश्चन का 11 जूल। तो आई होप आपको क्लियर होगा बच्चों। इस तरीके से आप चाहें तो बड़ी ही आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने एक वेक्टर फॉर्म वाला क्वेश्चन भी आपको करा दिया। देखिए स्टूडेंट, और इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एक ब्लॉक है, ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है और फोर्स वेरिएबल है और फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ एक्स है, मतलब डिस्प्लेसमेंट है। तो फोर्स बोला गया इक्वल्स टू 2x + 1। तो ये फोर्स की वैल्यू है 2x + 1 जो है न्यूटन। इतना फोर्स इस ब्लॉक पे लगाया जा रहा है और जो ब्लॉक का है बच्चों डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर। ये बोल रहा है जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो 5 मीटर है। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल फोर्स है, तो अब वेरिएबल फोर्स के लिए आपको इसमें पूछा गया कि वर्क डन बाई एफ वो कितना होगा। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब कांस्टेंट फोर्स नहीं, अभी तक जितने सवाल किए उसमें सब कांस्टेंट फोर्स थे, ये वेरिएबल फोर्स हो गया। तो वेरिएबल फोर्स को सॉल्व करने का तरीका ये था कि बच्चों आप किसी भी एक्स दूरी पे चले जाओ, एक्स पे जाके एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट डीएक्स मान लो, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट अगर ds है तो छोटा सा वर्क डन जो आएगा आपका वो f डॉट dx आएगा, है ना। और उसका इंटीग्रेशन करोगे तो हमें टोटल वर्क डन मिल जाएगा। तो यहाँ पे f dx cos 0 आएगा क्योंकि फोर्स भी इसी डायरेक्शन लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन हो रहा है। तो cos 0 की वैल्यू बच्चों 1 होती है। तो 4 से आपका कितना, इंटीग्रेशन 2x + 1 इंटू dx, है ना। और 0 से लेकर कहां तक करना है, डिस्प्लेसमेंट कहां है 5 तक। अब सॉल्व कर लो, इंटीग्रेशन ही तो सॉल्व करना है बच्चों। तो ये हो जाएगा x²/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा तो x² बचेगा और 1 का dx का इंटीग्रेशन जो है वो x होता है और 0 से 5 होता है। तो 5 रखोगे तो 25 + 5 - 0 तो ये आ गया 30। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 30 जूल। तो इस तरीके से अगर आपको वेरिएबल फोर्स भी दिया जाए तो बड़े ही आसानी से आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। तो देखिए बच्चों, और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी देखने में क्वेश्चन बहुत टफ सा लगता है बच्चों को, लेकिन टफ होता नहीं है। आप देखें, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, तो उन्होंने बोला कि एक ट्रक है, ट्रक की ट्रॉली है और आगे इस तरीके से बच्चों एक ट्रक है, ट्रक में यहाँ पे एक ड्राइवर है और ये जो ट्रक है ये कांस्टेंट स्पीड से ड्राइवर चला रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, है ना। और आपसे ये बोला गया है कि यहाँ पर एक वेज रख दिया गया है, वेज का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन वो 37 है और इस वेज के ऊपर जो है बच्चों वो 2 kg रख दिया गया, 2 kg का ब्लॉक। और ये बोला जा रहा है कि 2 kg का ब्लॉक जो है वो रेस्ट पर है विथ रेस्पेक्ट टू वेज, मतलब ग्राउंड फ्रेम में तो चलेगा बट विथ रेस्पेक्ट टू वेज जो है वो खिसक नहीं रहा। इस वेज के रेस्पेक्ट में अगर आप वेज पे बैठ जाओ तो आपको ये ब्लॉक रेस्ट पे दिखाई देगा, नीचे खिसकता हुआ नजर नहीं आएगा। अच्छा, नीचे क्यों नहीं खिसक रहा होगा, तो इसका मतलब यहाँ फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0 नहीं है ना। तो ये बात याद रखना। तो फ्रिक्शन ही तो नीचे के जो फोर्स है उसको बैलेंस कर पाएगा, तभी तो उसको रेस्ट पे रख पाएगा। तो आपसे ये पूछा गया सवाल में कि भाई फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन बाई फ्रिक्शन, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इन 2 सेकेंड्स। तो आपसे बोला गया कि 2 सेकंड में फ्रिक्शन के कारण कितना वर्क डन होगा, ये हमें निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डायग्राम देख के घबराने की जरूरत नहीं है। आप एफबीडी बनाओ और उसको सॉल्व करो। वर्क का कॉन्सेप्ट तो हम जानते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। तो यहाँ पे इस 2 kg के बारे में सोचें जरा। तो 2 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं बच्चों, नीचे mg लग रहा है, तो mg के 2 कंपोनेंट है। एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है बच्चों जो कि है mg sin 37, तो 20 sin 37 हो जाएगा। तो 20 sin 37 मतलब mg sin 37, तो इसका आंसर आएगा 20 × sin 37 दैट इज 12, है ना। 12 न्यूटन होगा बच्चों।
आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये नीचे 20 है तो ये 12 है, तो ये 12 हो गया। और एक लग रहा होगा ऐसे जो परपेंडिकुलर है, तो ये mg cos 37 होगा, इसको निकालोगे तो ये 16 न्यूटन आएगा, ये 16 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा। और बच्चों इस mg sin 37 को कौन बैलेंस कर रहा होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखो, तो आप ध्यान से देखो तो ये वाला एंगल जो है 37 डिग्री है। तो अगर मैं यहाँ पे ऐसे बनाऊं हॉरिजॉन्टल, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों? 37। और फ्रिक्शन इसके जस्ट डायरेक्ट अपोजिट लग रहा है। तो यानी इस ब्लॉक का अगर ग्राउंड फ्रेम पे देखो तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है हॉरिजॉन्टल में आगे के साथ। भाई जितना, तो देखो बच्चों जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रक का आगे हो रहा है उतना ही तो ब्लॉक का हो रहा है। वेज के रेस्पेक्ट में रेस्ट है, तो जितना ट्रक आगे जाएगा उतना ही ब्लॉक आगे जाएगा। तो 2 सेकंड में ट्रक कितना आगे जाएगा? 4 से चल रहा है इंटू 2, तो जो डिस्प्लेसमेंट है 2 सेकंड्स में वो 8 मीटर है। तो इस ब्लॉक का भी डिस्प्लेसमेंट तो बच्चों कितना होगा? 8 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, क्योंकि ये विथ रेस्पेक्ट टू वेज रेस्ट पर है, तो ग्राउंड फ्रेम में वो ट्रक के साथ आगे जा रहा है। तो जितना ट्रक का डिस्प्लेसमेंट उतना ही वेज का डिस्प्लेसमेंट है, तो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, तो ब्लॉक का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 8 है और फ्रिक्शन ऐसे लग रहा है। तो बच्चों ये 37 डिग्री है, तो ये टोटल 180 है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया आप सोचो? ये 37 है, ये टोटल 180 था, अपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो ये बचा 180 माइनस 37। तो जो फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है बच्चों? विद रेस्पेक्ट टू वेज अगर ये रेस्ट पर है तो ये mg sin 37 को बैलेंस कर रहा होगा। तो फ्रिक्शन जो है वो भी 12 न्यूटन लग रहा है। भाई जितना फ्रिक्शन चाहिए उतना ही तो लग रहा है 12 न्यूटन। तो नीचे अगर 12 खिसकने के लिए चाहिए, 12 खिसकने में लग रहा था, तो रोकने के लिए 12 चाहिए था, तो 12 लग रहा है, क्योंकि रेस्ट पे बोला है ना, तो 12 लगेगा, ये हमें पता है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू 12 है। डिस्प्लेसमेंट जो ब्लॉक का हुआ है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में वो 8 मीटर है। दोनों के बीच का एंगल 180 माइनस 37 है। तो हम अगर इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो आपको वर्क डन बाई फ्रिक्शन मिलेगा 12 इंटू डिस्प्लेसमेंट 8 इंटू दोनों के बीच का एंगल जो है वो 180 माइनस 37 है। अब cos 180 माइनस थीटा बच्चों cos थीटा होता है, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट है तो माइनस cos थीटा होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 12 इंटू 8 इंटू माइनस cos 37। और cos 37 की वैल्यू बच्चों आप जानते हो 4/5 होती है ना। तो 12 इंटू 8 इंटू माइनस 4/5। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा? नेगेटिव में आएगा। और सॉल्व करके जब आंसर लिखोगे तो ये लगभग अप्रोक्सीमेट जो है 76.8 न्यूटन आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक बस ना हो। बाकी अगर आप सॉल्व करके देखेंगे तो मेरे ख्याल से 76.8 न्यूटन है। न्यूटन बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे वर्क डन है, जूल आएगा, तो माइनस 76.8 जूल इसका फाइनल आंसर होगा। तो आई होप बच्चों आपको इस टाइप से अगर क्वेश्चन पूछे जाए तो देखकर क्वेश्चन को घबराने की जरूरत नहीं है, उसको सॉल्व करें, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। पूरे कॉन्सेप्ट हमें पहले ही आते हैं फ्रिक्शन वगैरह के सबके, है ना, तो उसको सॉल्व कर लें इस तरीके से।